प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सेठ राम अभिलाष दास इंटरमीडिएट कॉलेज सिटकिया कचना इलाहाबाद में आप सबका स्वागत है। और यह वीडियो हम कक्षा 11 के लिए, क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड है कक्षा 11 का भी वीडियो सर दीजिए हमें, तो यह कक्षा 11 के लिए हम पहले ही चैप्टर का बनाए, जिसको कहते हैं पहले ही चैप्टर का वीडियो बनाए हैं, जिसका नाम है भौतिक जगत। आपको उसमें लिख दिया गया, देखो भौतिक जगत लिखा हुआ है। लेकिन इसके पहले हम आपके 11 वाले बच्चों के लिए एक शायरी के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे। कुछ जरूरी है जानना उनको। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पाँव में छाला होगा, जो चल रहा है उसी के पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलता है उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलता है उसी दिए में तो उजाला होगा। अब हम आपको ले चलते बेटा कक्षा 11 भौतिक जगत। ये भौतिक जगत है क्या चीज, क्या है भौतिक जगत? तो भौतिक जगत मतलब हर इंसान हर चीज देखता है, कैसे ट्रेन चलती है, कैसे पानी बरसता है, कैसे जो है नदियां बहती हैं, कैसे बिजली चमकती है, बिजली चमकती है पहले आवाज बाद में सुनाई देती है। इसके दिमाग में सब गूंजता रहता है कि आखिर क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है। सबके जानने की जो चीज हमारे चारों ओर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इन सबको जानने की प्रबल इच्छा होती है। इसी सबको हम कहते हैं भौतिक जगत। मानव अपने क्षेत्र में, मानव को अपने चारों ओर फैले संसार को जानने की इच्छा रहती है। जैसे तारों का चमकना, दिन का होना, रात दिन होना, ज्वार भाटा क्या होता है, इंद्रधनुष बरसात में क्यों बनता है, बिजली कैसे चमकती है, इन सब का अध्ययन हम क्या करते थे, भौतिक जगत में करते। लेकिन इसमें हमें सब जानना पड़ता। भौतिक जगत में विज्ञान आता है। विज्ञान के बारे में विज्ञान कई शाखा, लेकिन विज्ञान है क्या चीज? यह शब्द जो लिखा है ये लैटिन शब्द, कौन शब्द है? ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ जानना। साइंस का अर्थ होता है जानना, टू नो। इसका मतलब होता है टू नो, जानना। अर्थात प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं को जानना सब क्या कहता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की जो विज्ञान की जो जनक है उनको कहते हैं गैलीलियो कहा जाता है। सभी लोग जानते हैं गैलीलियो के बारे में। और इसके बाद विज्ञान की कई शाखा हैं, जैसे आपने देखा यहाँ लिखा जैव विज्ञान, जैविक विज्ञान, दूसरा प्रायोगिक विज्ञान। जैविक विज्ञान देखिए जरा, विज्ञान के कई पार्ट्स हैं। जैविक विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस, प्रायोगिक विज्ञान फिजिकल साइंस। जीव विज्ञान के कई पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पक्षी विज्ञान, मनुष्य जाति का विज्ञान। इस प्रकार इसकी 184 लगभग शाखा हैं, जिनके नाम जानना बहुत जरूरी। कुछ जो है जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यही आपको पढ़ना है। और अभी इनके बारे में आगे चल के पढ़ना पड़ता है। जब आप डॉक्टर बनते हैं, इनकी तैयारी कर, इसके बाद आपको कुछ ही पार्ट को लेकर के तैयारी करनी पड़ती है। किस पार्ट के आप डॉक्टर हैं। तो इस प्रकार 184 ब्रांचें हैं जो उसमें इंडिकेट नहीं किया गया। इसके बाद होता है आपको, इसमें देखिए जीव विज्ञान, इसमें इसके जो फादर जूलॉजी, इसके फादर क्या अरस्तु है, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान थियोफेस्ट है। पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कई शाखाएं होती हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे प्रायोगिक विज्ञान, जिसके दो भाग होते हैं, रसायन विज्ञान और भौतिक। रसायन विज्ञान के जो जनक है उनको लेवासिए कहते हैं। भौतिक विज्ञान की आपको हमने बताया गैलीलियो। अब हम रसायन विज्ञान में थोड़ा सा बताना चाहें हल्का से। इसमें हम मेन अध्ययन क्या करते हैं, अणु। आपने नाम सुना होगा, जल क्या है, अणु है बेटा। अणु, परमाणु, इनके पदार्थ, इनके संगठन, कैसे कोई पदार्थ बनता है, जैसे NaCl हुआ, फिटकिरी हुआ, नमक हुआ, सबके अलग अलग सूत्र, सबके केमिकल फॉर्मूले होते हैं। इसमें अणु, परमाणु, इनका संगठन इत्यादि चीज का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं जो हमारा विषय है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के बारे में। आप फिजिक्स के बारे में बताएंगे। इसमें क्या कहते हैं, प्रकृति और प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाएं, ऊर्जा, द्रव्यमान का संबंध, इन सभी चीजों का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। लेकिन अब हम आपको लेते हैं कि भौतिक विज्ञान जो हमें डिटेल से पढ़ना है, तो आप इसको बना लीजिए, अपनी कॉपी किताब में बना लीजिए। आप इसको देखकर दोबारा बना लीजिए, हम हट जा रहे हैं ताकि आपको जो टाइम मिल सके। ठीक है, तो उम्मीद है आप दोबारा रिप्ले करके इसको देख सकते हैं। और अब हम आपको ले चलेंगे बेटा भौतिक विज्ञान जो हमारा टॉपिक है, विशेष रूप से इसको हम रफ करते हैं बेटा। हाँ देखिए बेटा, इसके बाद होता है हमारा भौतिक विज्ञान, जिसके कई पार्ट्स हैं। स्थूल प्रभाव क्षेत्र होता है, माइक्रो सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र होता है, इसके ढेर सारे पार्ट्स हैं। यांत्रिक विज्ञान, लेकिन सबसे पहले हम आपको जिक्र कर देंगे
कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूल नियम, जैसे द्रव्यमान और ऊर्जा, प्रकृति के मूल नियम, द्रव्यमान तथा ऊर्जा का संबंध, कि द्रव्यमान और ऊर्जा किस प्रकार संबंध, जैसे आपने सुना होगा E बराबर mc स्क्वायर, जरूर सुना होगा, यह E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये आइंस्टीन के समीकरण के नाम से जानते हैं। आइंस्टीन इक्वेशन यही है। इससे द्रव्यमान को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जाता है। तो इस प्रकार क्या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूल नियम तथा द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध तथा नेचर और नेचुरल घटना, जो भी नेचुरल फिनोमेना है, प्राकृतिक घटना है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अब प्राकृतिक घटना कौन कौन सी, जैसे बिजली का चमकना होगा, नदियों का बहना होगा, पेड़, आपने नाम सुना होगा कि पेड़ है तो उससे कैथा है या एप्पल है। एप्पल तो अपने यहाँ होता नहीं है, लेकिन एप्पल है, न्यूटन ने ही देखा था कि एप्पल नीचे गिरता है। आप भी देख सकते हैं, कोई भी पत्थर फेंकते हैं वो हमेशा कहाँ गिरता है, पृथ्वी पर नीचे क्यों गिरता है। तो बादल कैसे बनते हैं, इन सब का अध्ययन किसमें करते हैं, भौतिकी में करते हैं। किसमें करते हैं, भौतिक विज्ञान में करते हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान लिखा कहाँ से है, वो तो लैटिन वर्ड था। कौन, साइंस क्या लैटिन वर्ड था, लेकिन भौतिक विज्ञान क्या है, ये ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है, ग्रीक, जो किससे लिया गया, फ्यूसिस, FUSIS, किससे लिया गया है, जो भौतिक विज्ञान ये लिखा फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, क्या चीज होता है, जिसका अर्थ नेचर, जिसका अर्थ प्रकृति या नेचर होता है। अतः नेचर के बारे में और इसमें विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटती रहती है, इन सब का अध्ययन किसमें हम करते हैं, भौतिकी में करते हैं। किसमें अध्ययन करते हैं, भौतिकी में करते हैं। तो भौतिक विज्ञान आपको क्लियर होगा, यह विज्ञान की शाखा ही है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, नेचर से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं। जैसे पहाड़ कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं, ज्वार भाटा क्या, सबका अध्ययन किया था। अब इसके कई प्रभाव क्षेत्र हैं। एक होता है मैक्रो रेंज होता है और एक होता है माइक्रो रेंज। मैक्रो मतलब बहुत स्थूल प्रभाव और माइक्रो होता है सूक्ष्म प्रभाव। मैक्रो रेंज का जो अध्ययन करते हैं, मैक्रो जो मतलब स्थूल प्रभाव होता है, इसकी कोटि जो होती है लगभग 10 की घात 26 मीटर की कोटि होती है। बहुत बड़ी संख्या है, 10 की घात 26। 10 के बाद एक के बाद कितना 26 जीरो लिखना पड़ेगा। ये छोटी संख्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या है। इसमें इसके अंतर्गत स्थूल विज्ञान यदि आप जानना चाहें तो लिख सकते हैं, स्थूल विज्ञान के अंतर्गत खगोलीय परिघटना जैसे तारे, गैलेक्सियां, इन सब का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं चिर सम्मति यांत्रिकी, क्लासिकल मैकेनिज्म के सिद्धांत पर इनका अध्ययन करते हैं। क्लासिकल मैकेनिज्म के अध्ययन करते हैं इसका। और स्थूल प्रभाव, सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत आता है। इनका रेंज बहुत कम होता है, 10 की घात कितना होता है, इसका तो 10 की घात 26 रेंज होता है, 26 मीटर तक। और इसका जो रेंज होता है 10 की घात -14 मीटर। अंदाजा आपको लग गया होगा, यह नाभिक का व्यास है। परमाणु जानते हैं, परमाणु नाभिक क्या है, तो नाभिक का व्यास बहुत छोटा, अर्थात इसमें अणु परमाणु के स्ट्रक्चर, इससे और बड़ा रेंज हो सकता है। तो इतना का अध्ययन करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, ग्रेविटॉन कण हुआ, इन सब का अध्ययन करते हैं। नाभिक के बारे में अध्ययन करते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रो रेंज, सूक्ष्म पार्ट कहते हैं, बहुत छोटा भाग है। इसका हम अध्ययन करते हैं क्वांटम सिद्धांत के किस आधार पर, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। स्थूल प्रभाव क्षेत्र में बहुत बड़ा पार्ट है यांत्रिकी। यांत्रिकी में क्या है, इसमें न्यूटन की गति के नियम, आप बहुत पहले से कक्षा 9 से ही जानते हैं। न्यूटन की गति के नियम, संवेग, द्रव्यमान, ऊर्जा, इन सब का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार उष्मा गति, थर्मोडायनामिक्स और भी पार्ट है, थर्मोडायनामिक्स, उष्मा गति। उष्मा गति में आपने सुना शून्य का नियम है। उष्मा इंजन का नाम जरूर सुना, सबसे पहले जेम्स वाट ने खोज किया था। उष्मा इंजन का जेम्स वाट ने बनाया था, भाप इंजन बनाया था। ये सब उसी में था। अर्थात उष्मा गति में क्या होता है, ऊर्जा, उष्मा को कार्य में, उष्मा किस में बनती है, उष्मा को कार्य या कार्य को उष्मा में बदला जाता है। इन सब का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसी में जूल ने नियम या जूल का नियम, W = JQ, आगे सब पढ़ाया जाएगा, इनको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और इसमें प्रथम उष्मा गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम है, लेकिन हम लोग दूसरा नियम तक ही अध्ययन करना है उष्मा गति में। कार्नोट इंजन, इन सब का अध्ययन हम किसमें करेंगे, उष्मा में करेंगे। गैसों के विभिन्न प्रकार की गुण, आदर्श गैसें क्या होती हैं, वास्तविक गैसें क्या होती हैं, इनके गुण क्या हैं, क्या इनके कारण दाब किस प्रकार लगता है, क्या इनका सूत्र बनता है, इन सब का अध्ययन हम किसमें करेंगे, उष्मा गति में करेंगे। अब इसके बाद प्रकाश की ऑप्टिक्स,
ऑप्टिक्स में जैसे रे ऑप्टिक्स होती है, वेव ऑप्टिक्स, दोनों प्रकार की होती है, लेकिन रे ऑप्टिक्स प्रकाश की में क्या है, परावर्तन, अपवर्तन, खगोलीय यंत्र जैसे प्रकाश की आपने नाम सुना होगा, दूरदर्शियां नाम जरूर सुना होगा, दूरदर्शी बहुत दूर की वस्तु को देखने के लिए जो उपयोग करते हैं उसको हम दूरदर्शी कहते हैं। तो इस प्रकार दूरदर्शियों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसमें विभेदन सीमा का अध्ययन करते हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे प्रकाश में। अब और आपने कई नाम सुनेंगे, विवर्तन नाम सुना, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, इन सभी घटनाओं का अध्ययन किसमें करते हैं हम, प्रकाश में करते हैं। फिर सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट का, फिर इसका सेकंड पार्ट में आता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत है, चुंबक है, दोलन, ये सब आता है। दोलन फर्स्ट में भी है, सेकंड दोनों में भी है। विद्युत में क्या करते हैं, आवेश क्या है, आवेश के गुण क्या होते हैं, कूलाम का नियम क्या है, गॉस थ्योरम क्या है, गॉस प्रमेय आप पढ़ेंगे कक्षा 12 में, ये गॉस प्रमेय इसमें मिलेगा। इसके बाद विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये सब अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र दो आवेश में बल किस प्रकार लगता है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी में ही आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, धारा कैसे बहती है, किरचॉफ का नियम क्या है, पोटेंशियल विभव मापी क्या है, इन सब का अध्ययन किसमें करते हैं, विद्युत में करते हैं। चुंबक में क्या करते हैं, चुंबकीय गुणों का अध्ययन करते हैं। चुंबकीय गुण क्या है, जैसे आपने कोई चुंबक रखा उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इन सभी परिघटनाओं का अध्ययन क्या करते हैं, चुंबक में करते हैं। कौन कौन से चुंबकीय पदार्थ हैं, कौन कौन से चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इन सब का अध्ययन भी किया है। फैराडे के नियम का अध्ययन भी इसमें करेंगे। और आपने बहुत ही मनोरंजक उदाहरण पढ़ा, फैराडे का नियम तो जाने हैं, लेंज का नियम आप जानते हैं बढ़िया से, जिससे पैदा होता है कोई विद्युत धारा, जिससे पैदा होती है उसी का क्या करती है, विरोध करती है। कक्षा 10 में भी आप पढ़े होंगे। तो इस प्रकार लेंज का नियम है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम है। और इस प्रकार डायनमो आपने जरूर सुना होगा, डायनमो एक होता है एसी डायनमो, एक होता है डीसी डायनमो। इन सब का अध्ययन किसमें करेंगे, चुंबक में अध्ययन करेंगे। दोलन तथा तरंगति, तरंगति जैसे कोई पानी भरा है, पत्थर फेंक दिए तो उसमें देखिए आप लहर, छल्ले छल्ले जो गोल गोल बनते जाते हैं, ये सब अध्ययन क्या करेंगे, तरंगति में करेंगे। दोलन में क्या, जैसे कि आपने देखा झूला, सावन में हम लोग झूला झूलते हैं तो क्या होता है, एक हम रस्सी से क्या होता है, पेड़ से डाल से रस्सी बांध करके बैठ जाते हैं, आराम से कोई झूला देता है, हम आराम से आगे पीछे साम स्थिति के इधर झूला झूलते हैं। इन सब का, इसको हम दोलन भी कहते हैं। इन सब का अध्ययन करेंगे आगे। तो इस प्रकार आपके विभिन्न प्रकार की अध्ययन है जिनका अध्ययन आपको कराएंगे। ठीक है, तो ये सब आपको डिटेल से बताया जाएगा। और अब हम आपको आगे बताते हैं, इसको हम थोड़ा रफ करेंगे। हाँ, तो देखिए आपको अभी हमने बताया गैलीलियो को क्या कहते हैं, इसको गैलीलियो द फादर ऑफ साइंस, साइंस के फादर किसको माना गया, गैलीलियो को माना गया। जबकि मॉडर्न जो साइंस होती है, जो मॉडर्न फेस है, इसके जो फादर हैं आपने नाम सुना, जो एक्सपायर हो गए हैं, स्टीफन हॉकिंग। क्या नाम रखा है इनका, स्टीफन हॉकिंग। ये है आपका STEPHEN, STEPHEN, हॉकिंग, हॉकिंग। ये है आपके कौन सी साइंस, मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस के फादर किसको माना गया, साइंस, SCIN, साइंस के फादर के जो पिता किसको मानते हैं, स्टीफन हॉकिंग, जो एक्सपायर हो चुके अब तो। इस प्रकार अब आपको हम बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपके संरक्षण के नियम। क्या बताया बेटा, संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण के नियम क्या होते हैं, इसके बारे में देखें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, देखें हमारी जो भौतिकी है ये सब की सब कुछ ना कुछ नियम कानून पर बंधी रहती है। सब एक दूसरे में कौन किसको कर, और कुछ सिद्धांत होते हैं ब्रह्मांड में, या आप कोई भी क्वेश्चन नीट जे किसी का याद रखिए, इसमें संवेग तो सदैव संरक्षित रहता है। संवेग सदैव, कोई घटना करेंगे संवेग आपका सदैव संरक्षित रहेगा। लेकिन कई प्रकार के संरक्षण, जैसे होता आवेश संरक्षण, तो कई द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। देखिए तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण क्या है, यह देखते हैं। पहले आपने पढ़ा होगा कक्षा और छोटी क्लासों में कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ऊर्जा संरक्षित है, लेकिन ये सब बदल गया। अब ऐसा नहीं है, द्रव्यमान संरक्षित है, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। किसके नियम से, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो क्या बोला, अब जो नियम बन गया क्या, द्रव्यमान ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। मास एनर्जी, क्या नाम इसको इंग्लिश होगा, मास एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल।
अब ये मास एनर्जी क्या है? कहता द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान को ऊर्जा तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा किस संबंध से? E इज इक्वल टू mc² से ऊर्जा को द्रव्यमान या द्रव्यमान को ऊर्जा में आपस में बदला जा सकता। और यह नियम आइंस्टीन ने दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम। इसी सिद्धांत पर आपने नाम सुना होगा, परमाणु भट्टी, एटॉमिक रिएक्टर। इसी संबंध से ही हमारी ऊर्जा प्राप्त होती है। और आपको आश्चर्य लगेगा, यदि हम 1 केजी, मात्र 1 केजी पदार्थ को नष्ट कर दें, यूरेनियम को नष्ट कर दें, तो 1 केजी पदार्थ, 1 केजी द्रव्यमान कितनी ऊर्जा का बराबर होगा? तो ये होगा E इज इक्वल टू 1 गुणे C है 3 गुणे 10 की घात 8 का स्क्वायर। हल करो, 9 इंटू 10 की पावर 16 जूल। बेटे छोटी संख्या नहीं है। 1 किलोग्राम पदार्थ के नष्ट होने पर 9 गुणे 10 के 16 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा वास्तव में बहुत बड़ी है। आपने नाम सुना होगा, हाई स्कूल में आपने नाम सुना होगा किलोवाट घंटा, जरूर याद होगा। किलोवाट घंटा, वाट घंटा आवर। क्या होता है किलोवाट घंटा? कि 1 घंटे में 1 किलोवाट का जो हीटर होता है, जितनी एनर्जी व्यय करे 1 घंटे के अंदर, उसको हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। और हल करने पर यह आपको शायद याद होगा 3.6 इंटू 10 कितना होता? 6 जूल होता। तो सोचो बड़ा, इसका खर्च हमें कितना होता है? इसका खर्च हमसे गवर्नमेंट 7 रुपए 6 रुपए लेती है। इतने का 1 किलोवाट, 1 बिजली का 1 यूनिट, इसी को हम 1 यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 यूनिट भी कहते हैं। इसका खर्च इतना लेती। जरा यहीं से आप लगाइए, इसका इसमें भाग दें तो आप देखेंगे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात कितना? 10 प्राप्त होगा। मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी बेटा। अब 5 से गुणा कर दो, 3 गुणे 10 की घात कितना? 10 प्राप्त होगा। और इसमें किससे गुणा करना है? 5 रुपया से गुणा करो। तो सोचिए जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी 1.5 इंटू 10⁻11 रुपया के तुल्य होगी। यह जो ऊर्जा प्राप्त होगी खाली 1 किलोग्राम पदार्थ को नष्ट करने पर जो ऊर्जा प्राप्त होगी, वह ऊर्जा किसके इक्विवेलेंट है? यह लगभग कितना बेटा? 1.5 गुणे 10 के 11 की गिनती करोगे तो ये अरबों खरबों में पहुंच जाएगा। गिनती आपका 1 ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, ये लगभग 15 अरब के बराबर प्राप्त होगी। लगभग 1.5 अरब, कम नहीं बेटा, बहुत बड़ी संख्या है। इतना रुपए के बराबर तुल ऊर्जा प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस प्रकार हम आपको आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, देखने में छोटी लगती है लेकिन वास्तव में बहुत बड़ी है। तो इस प्रकार ब्रह्मांड में आपने नाम जरूर देखा होगा बेटा। आप लोग रामायण देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे। महाभारत में आपने देखा कृष्ण भगवान अपनी लीला दिखाते हैं और क्या करते, कई तारे उनके शरीर में घुसते जाते हैं, मौन में घुसते जाते, कानों से निकलते जाते हैं। ये एनर्जी उसको मास का है। मतलब जहां ढेर सारे, इसी में आपने नाम सुना होगा, कई प्रकार के आकाश गंगाएं, कई तारे टूटते हैं, नष्ट होते हैं, नए तारे बनते हैं। जब तारा नष्ट होगा तो वहां ढेर सारी ऊर्जा पैदा, जहां ढेर सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है वहां ब्रह्मांड पैदा हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड इज द सम ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या बेटा? यूनिवर्स इज द सम ऑफ एनर्जी एंड मास। इस प्रकार ब्रह्मांड ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का योग प्राप्त होता है। इसलिए यह हमेशा क्या होता है? कंजर्व रहता है, कभी बदलता नहीं, फिक्स रहता है। मास ऊर्जा में बदलेगी, ऊर्जा मास में बदलेगी। अब इसके बाद होता है अपने दूसरा कंजर्वेशन है जो हमेशा लागू होगा। दूसरा कंजर्वेशन है आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत इसको कहते हैं चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चार्ज कंजर्वेशन लॉ या प्रिंसिपल। लॉ लिखिए चाहे प्रिंसिपल, सब एक ही चीज है। प्रिंसिपल चार्ज कंजर्वेशन, इसका अर्थ ही होता है, कंजर्व मतलब निश्चित रहना। इसका अर्थ है ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। ब्रह्मांड का कुल आवेश सदैव निश्चित होता है और हमेशा कितना होता है? शून्य होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल, ब्रह्मांड का कुल आवेश निश्चित रहता है, सदैव किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। क्यों? आपने नाम सुना होगा, हमने पीछे 11 में 12 में लेक्चर दिया है, बिफला करेला खा गए। मीन्स बिफला करेला खा गए मतलब कारेला, का से होता कांच, रा से होगा रेशम।
तो बेटा कांच भी वैद्युत उदासीन है, अर्थात कांच क्या है, घर्षण के पहले कांच पर कोई आवेश नहीं होता है। रेशम पर भी कोई आवेश नहीं होता है। तो जब कांच और रेशम पर कोई आवेश नहीं है तो इनको हमने घर्षण किया, तो कुल आवेश कितना होगा, तो घर्षण के पूर्व, देखो ना, घर्षण के पूर्व कुल आवेश कितना, कुल आवेश जो होगा, कुल आवेश 0 + 0। क्यों बेटा हमने 0 + 0 लिखा, कांच पर आवेश प्लस रेशम पर, चूंकि वैद्युत उदासीन होते हैं इसलिए कुल आवेश कितना होगा, 0 होगा। घर्षण के बाद जब हमने कांच को रेशम से लगा, घर्षण के बाद कांच पर कितना आवेश आता, आपने प्रयोगों देखेंगे, प्रयोगों द्वारा कांच पर आवेश सपोज कर बेटा +Q पैदा हो गया, कितना, तो Q। तो रेशम पर कितना होता था, रेशम पर कितना आवेश पैदा होता है, रेशम पर उत्पन्न आवेश कितना होगा, घर्षण का उत्पन्न आवेश, इसको कहेंगे बेटा -Q, क्योंकि दोनों को रगड़ा, एक में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो दूसरे में क्या होगा, अधिकता होगी, जिसमें अधिकता होगी उसमें माइनस चार्ज, जिसमें कमी होगी उसमें प्लस चार्ज। अब इन दोनों को फिर जोड़ दो, तो आप देखेंगे जब हम फिर दोनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे घर्षण के बाद कुल आवेश क्या पाएंगे बेटा, घर्षण के बाद कुल आवेश, तो जो भी कुल आवेश होगा दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो कुल आवेश कितना बेटा, +Q और प्लस कितना, -Q। इसको जोड़े कितना है, 0। आपने क्या देखा, पहले भी आवेश 0 था और बाद में भी कुल आवेश कितना, 0। इस प्रकार आवेश क्या है, इस प्रकार आवेश हमारा हमेशा संरक्षित रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। तो ये था बेटा आवेश संरक्षण का नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण हो गया। इसके बाद आपको संवेग संरक्षण नियम क्या होता है, इसका तीसरा नियम, तीसरा संवेग संरक्षण सिद्धांत, संरक्षण नियम सिद्धांत सभी लीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, संवेग का से यहां होता है लीनियर मोमेंटम। एक बेटा एंगुलर मोमेंटम ही होता है, उसमें को घूर्णन गति में होता है। ये खाली आपको अभी 11 के लिए, तो दोनों आपको पढ़ना वैसे। तो संवेग, रेखी संवेग लिखो चाहे संवेग संरक्षण, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका अर्थ है यदि किसी कोई भी गतिमान वस्तु गति कर रही है, कुछ भी कर रही है, स्थिर है, गति कर रही है, इस पर कोई बाह्य बल ना लगे। कौन सा बल नहीं लगना चाहिए, बाह्य बल ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, तो आप देखेंगे उसका रेखी संवेग क्या होगा, रेखी संवेग P हमेशा क्या होगा, P का मान हमेशा नियत होगा, जो भी होगा। स्थिर है तो 0 होगा, और एक समान वेग से गति होगी तो क्या होगा, गति करती होगी तो क्या होगा, m/v होगा, फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। इसको कहते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो उसका रेखी संवेग क्या होता है, हमेशा संरक्षित। कौड़ी के स्थान पर एक और होता है कौड़ी संवेग संरक्षण। क्या बेटा, कौड़ी, इसी में सही कर दें, कौड़ी संवेग संरक्षण, तो कम लिखना पड़ेगा हमें, कौड़ी संवेग संरक्षण सिद्धांत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर की क्या होगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम। क्या होगा, यहाँ पर चेंज थोड़ा सा होगा, एंगुलर मोमेंटम, थोड़ा टाइम कम लगा इसलिए। अब इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज है, उसमें था बल ना लगे, घूर्णन गति कर रही किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आघूर्ण, उसमें बल था, इसमें क्या था, बल आघूर्ण ना लगे, तो उसका क्या होगा, कौड़ी संवेग। जे बराबर क्या होता है, हमेशा कौड़ी संवेग को जे से लिखा है, MVR, इसका फॉर्मूला MVR होता है, जे बराबर हमेशा क्या होगा, नियत होगा। लेकिन कब, जब क्या है आपका, जब टाउ इज इक्वल टू 0, इसको होते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण ना लगे, तो बल आघूर्ण ना लगे, तब आपका क्या होगा, कौड़ी संवेग सदैव क्या होता है, संरक्षित है। इस प्रकार 4 संरक्षण सिद्धांत हैं जो हमेशा पूरी फिजिक्स इसी पर आधारित होती है। आगे हम आपको फिर इसी में तुरंत बताते हैं। आगे आपके बेटा इसके बाद आपको जानना विभिन्न प्रकार के बल जानना है, तो इस पर भी हम एक लेक्चर आपको भी बनाते हैं तुरंत। इसके बाद हम आपको बताते हैं कुछ मूल बल जो फिजिक्स हमारी कुछ चीजों पर आते हैं, जैसे हमने बताया अभी आपको संरक्षण सिद्धांत पढ़ाया। इसके बाद कुछ नेचुरल फोर्स और कुछ प्राकृतिक बल होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उनको कहते हैं मूल बल, फंडामेंटल फोर्स। ये कौन कौन से, गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बाद है आपका वैद्युत बल, चुंबकीय बल भी होते हैं,
और इसके बाद होता है आपका जैसे नाभिकीय, बहुत प्रबल बल होता है नाभिकीय बल। ये सब आपके मूल बल, फंडामेंटल फोर्स कहलाते हैं। लेकिन हम इसके बारे में आपको डिटेल से सबके बारे में बताएं। गुरुत्वाकर्षण बल जो आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे, लेकिन तो भी हम बताएंगे क्या बेटा गुरुत्वाकर्षण बल, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल इसको कहते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये क्या होता है, किसके लिए होता है, या देखते हैं। इसमें दो आवेश, जैसे यहाँ दो द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान आपका ये होगा एक M1 और दूसरा कितना होगा M2। अब जरा देखिए इनकी जो दूरी होती है इसको समझा जाए। इनको कहते हैं केंद्र से केंद्र के, द्रव्यमान केंद्र से द्रव्यमान केंद्र की बीच में, ये है M1 M2। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के बल अभी आपको अंतर भी हम बताएंगे, संबंध बताएंगे। तो ये जो द्रव्यमान है इनकी बीच दूरी कहाँ, स्किन से ली जाती है। यहाँ दिखाई दे, हम यहाँ सफेद कर दे थोड़ा, या देखो आपको सफेद दिख रहा होगा थोड़ा। हाँ, ये इसका सेंटर मान लिया, इसका सेंटर ए मान लिया। इनके सेंटरों के बीच की दूरी कितना R, ठीक है। इसलिए इसका नाम आगे लगा बताएंगे कि सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण की ब्रह्मांड के प्रभाव से इसकी समझे क्या चाहिए। ब्रह्मांड के दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। किसके बीच, पदार्थों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, क्या हो रहा है, द्रव्यमानों के परिभाषा ये चीज, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या होता, नियतांक प्राप्त होता है। इस नियतांक की विशेषता है, यह नियतांक जो प्राप्त होता है जी, ये ना तो स्थान, पानी, ताप, माध्यम, अंतरिक्ष कहीं पर भी जाओ इस जी का मान फिक्स होता है, जिसको कहते हैं, चूंकि बदलता नहीं है इसे इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ऐसा बल जो कहीं भी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण मतलब नियतांक तो है लेकिन सार्वत्रिक है, मतलब ये कभी बदलता नहीं है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 × 10⁻11 मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसको डिटेल से पढ़ाएंगे चैप्टर में, यहाँ से मात्र निकल जाए। देखो यहाँ 1 मान लेना तो जी निकाल तो F × R स्क्वायर, तो FR स्क्वायर बटे M1 M2, तो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। ये आपका जी का मात्रक प्राप्त हुआ। इस प्रकार और भी बल है आपको, इसको कहते हैं वैद्युत बल। बस इसमें सब कुछ वही है। वैद्युत बल क्या बेटा, वैद्युत बल देखो, तो वैद्युत बल को कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स तो कहता है दो आवेशों, परिभाषित की जाती है विद्युत बल की, तो इसी को कूलाम का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विद्युत बल को कूलाम का नियम। तो देखिए दो आवेशों, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, लेकिन बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो रहा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए है Q1, ए है Q2, सेम वही, इसकी भी दूरी सेंटर से ली जाती है। ये देखिए तो क्या बनेगा बेटा, F समानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यहां से देखो यहाँ नियतांक आ गया A Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ A क्या है, A है नियतांक, समानुपाती नियतांक। जो नियतांक है A बेशक, ये देखिए इसका प्रभाव क्या, ताप पर भी पड़ेगा, ताप है, स्थान है, माध्यम, ये हमेशा बदलता रहता है। इसलिए जो वैद्युत बल होता है, आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वह हर समय बदलता रहता है, क्योंकि ए की वैल्यू बदलती है। ये आगे डिटेल से बताएगा। निर्वात के लिए ए का मान क्या होता है, निर्वात यदि एक निर्वात में है, निर्वात के लिए ए का मान फिक्स होता है। निर्वात या हवा, निर्वात या हवा के लिए, हवा के लिए ए का मान बेटा निश्चित होता है। ए बराबर होता है 9 × 10⁹ होता है। कितना होता है, 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कितना, कूलम। मात्रक वही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ए की वैल्यू होती है निर्वात के लिए। अब इसके बाद होता है आपको, ये तो था वैद्युत बल। अब है आपका चुंबकीय बल। आपने देखा था दो चुंबक, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, ये आपका कौन सा है,
मैग्नेटिक फोर्स, और इसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? आपने देखा दो चुंबक को आप पास पास लाइए तो एक दूसरे का तो खींचते हैं या दूर भगाते हैं, तो इनके बीच भी एक बल लगता है, उस बल को हम कहते हैं चुंबकीय बल। ये इसका भी सूत्र, एक चुंबक बेटा आपका A प्लस M, एक मान इसमें होता है ध्रुव होते हैं बेटा, क्या होते हैं ध्रुव, आपने देखा होगा माइनस M एक माना प्लस M मान लिया। दूसरा चुंबक हमने यहाँ रख दिया माइनस M और प्लस M, A11 मान लो, इसको 22 मान लो। तो यहाँ पर भी क्या लगता है, एक दूसरे को खींचते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जब दो चुंबकों को भी बल लगता है ठीक है, तो इसको हम कहते हैं चुंबकीय बल। यह बल भी आप देखें, चूंकि अभी आपको पढ़ना नहीं इसके बारे में, न्यू 0.4 पाई होता है इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पीछे वाले में M1 M2 क्या थे, द्रव्यमान थे, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान नहीं होते हैं, इसको ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। M1 क्या होता है, ध्रुव सामर्थ्य। M1 तथा M2 क्या है, M2 कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य। जो आपने नाम सुना होगा ध्रुव सामर्थ्य हो गया, नाम क्या सुना होगा आपने देखा होगा पोल की ताकत होती है, पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, वो एक दूसरे खींचते हैं, उसको कहते हैं पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं, इसका यूज है। अब देखिए इसके बाद हम आपको न्यूक्लियर फोर्स, सबसे प्रबल बल है नाभिकीय बल। बस इसकी विशेषता क्या है, ये इसकी विशेषता है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो नाभिकीय बल क्या होता है, ये आवेश, ये जो नाभिकीय बल होता है, ये सबसे प्रबल बल होता है, जो बहुत कम दूरी 10 की घात 14 मीटर तक ही लागू होता है, उससे बाहर इस बल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इस बल मतलब इस दूरी के बाहर 10 की घात -14 मीटर से ज्यादा दूरी पर यह बल लागू होता ही नहीं। यह बल आवेश अनावेशित दोनों प्रकार के कणों पर समान रूप से लगता है, अर्थात न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, इन सब के बीच बल समान रूप से, जो बल न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगेगा वही बल न्यूट्रॉन प्रोटॉन में लगता है, और उतना ही बल प्रोटॉन प्रोटॉन लगता है। यह आवेश की प्रकृति या अनावेशित आवेश पर निर्भर नहीं करता, इसकी विशेषता। लेकिन इसका रेंज क्या, बहुत सूक्ष्म रेंज है, 10 की घात -14 मीटर, 0.7 मीटर से दूरी कम हो गई, 0.7 फर्मी, अभी फर्मी पढ़ेंगे आप आगे, तो उससे यदि कम होगी तो यह बल की प्रकृति बदल जाती है, और यह कैसा हो जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। 0.7 फर्मी से जब दूरी ज्यादा होती है तो यह बल क्या होता है, बहुत आकर्षण का होता है। इसलिए ये सभी बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते। अब इनके बारे में हम आपको थोड़ा अंतर बता दें कि क्या क्या इनकी अंतर है, विशेषता है, गुण है, तो यहीं से देखिए, जो लिखा है इसी में सोचते बता दें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। देखिएगा, तीनों प्रकार, चारों प्रकार के बलों में आपको हम बता दें, इसमें क्या होता है, यह बल क्या होता है, दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, दो किसके बीच लगता है, दो द्रव्यमानों के बीच लगता है। और यह किस पे लगता है, दो आवेशों के बीच लगता है, दो आवेशों के बीच लगता है। और यह किस में लगता है, यह दो किसके बीच, चुंबकों के बीच लगता है, मैग्नेट के बीच लगता है। और ये लगता है बेटा, ये क्या था, नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पीपी में समान रूप से लगता है, अच्छा, अब इसमें देखिए, ये जो नाम गुरुत्वाकर्षण बल है, ये होता है केंद्रीय बल। कैसा बल बेटा, इसका नाम क्या है, केंद्रीय बल। केंद्रीय बल का अर्थ है सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स क्या है, कहता है जो केंद्र से द्रव्यमानों के उनके केंद्रों के बीच लगेगा। अच्छा, और ये भी कौन सा बल है, ये भी आपका केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल, ये भी दोनों केंद्रों के बीच लगता है विद्युत बल। ये आपका एक केंद्रीय बल नहीं है, ये भी केंद्रीय बल है, लेकिन यह केंद्रीय बल नहीं है, क्योंकि इसमें केंद्र होता ही नहीं, इसलिए इसको केंद्रीय बल नहीं कहते हैं। इसी प्रकार आपको यहां पर देखिए द्रव्यमान, इसमें जो बल लगता है ये आपका व्युत्क्रम बल, क्या है बेटा, यह व्युत्क्रम बल,
व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। अब व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या बेटा, इसको कहते हैं लगने वाला जो बल, यदि कोई बल 1/r² के रूप में, तो आपने इसका फॉर्मूला देखा था पीछे, बटे r² आया था, इस जिसमें 1/r² आएगा वह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करेगा। इसमें भी आया था, इसलिए यह भी क्या बेटा, यह भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या होगा, पालन करता है। लेकिन ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का, यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता। तो इस प्रकार ये अंतर होगा। लेकिन थोड़ा आपको और बताएं विशेष अंतर, गुरुत्वाकर्षण में जो बल होता है, एक कण होता है ग्राविटान, किसके कारण लगता है, यह बल ग्राविटान के कारण लगता है, और यह बल किसके बीच लगता है, फोटानों के विनिमय के कारण लगता है। जबकि एक चुंबकीय बल होता है, यह भी आपका बल है, और ये बल लगता है बल, इसको कहते हैं मेसान कणों, किसके कारण लगता है बेटा, मेसान कणों के कारण यह बल आपको लगता है। इस प्रकार ये आपके बल हैं, और आपको ये समझ में आ गया होगा बढ़िया से, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बलों का अंतर है, समानता है, ये सब आपको बढ़िया समझ में आ गया। और इसमें आप इसको एक पूरा चैप्टर, आपका पहला चैप्टर हमने पूरा डिटेल से बता दिया, और इस प्रकार आपका पूरा चैप्टर का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार आप जो है एक चीज हम आपको जरूर बता देंगे, एक होता बेटा अभी एक सूक्ष्म बल भी होता है, उसका नाम हमने नहीं इसमें जिक्र किया, जिसको हम कहते हैं दुर्बल बल। क्या कहते हैं, दुर्बल बल। ये जो बल होता है दुर्बल बल, उसको लिखा नहीं इसमें, ये बल आपने पढ़ा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नाम सुना होगा। रेडियो एक्टिव में बीटा उत्सर्जन का नाम होता है, बीटा कण, अभी पढ़ेंगे कक्षा 12 में, बीटा कणों के उत्सर्जन के दौरान लगता है, उसको कहते हैं दुर्बल बल, वीक फोर्स कहते हैं। दुर्बल बल इसमें अभी जिक्र नहीं किया हमने, मैं वो भी बल है, यहाँ दुर्बल बल जगह कम पड़ गई। चलिए, दुर्बल बल भी होता है, दुर्बल बल, इसको कहते हैं वीक फोर्स। ये जो है आपका, जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है तब इस बल का उत्पत्ति होती है, बीटा करते समय। आप इन बलों की तीव्रता थोड़ा आपको बता दें, प्रबल तीव्रता क्या होती है। तो देखिए बेटा, यदि आपने गुरुत्वाकर्षण बल को हमने यहाँ मिटा दिया थोड़ा, इसको यदि हम Fg मान लें गुरुत्वाकर्षण बल को, इसको मान लें कूलाम को इलेक्ट्रिक फोर्स मान लें, और यहाँ पर था मैग्नेटिक फोर्स Fm लिख दें, और नाभिकीय बल को क्या मान लें, न्यूक्लियर फोर्स लिख दें, और दुर्बल बल को F वीक मान लें। विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों एक दूसरे में मिले रहते हैं, ये समान रूप से लागू होते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, विद्युत बल होता है, उसी प्रकार दोनों एक दूसरे के आवेश गति करेगा तो विद्युत बल लगता है, साथ में चुंबकीय बल भी लगता है, इसीलिए इनको एक ही मानते हैं। अब देखो इनमें अनुपात क्या, F आपने नाम सुना, Fg, Fw, F इलेक्ट्रिक और F कितना बड़ा, F न्यूक्लियस। तो इनके भी जो संबंध होता है, ये देखिए बहुत कमजोर होता है, एक अनुपात कितना, ए 10⁻25, वीक फोर्स 10⁻25 गुना होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स 10⁻36 गुना होता है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स 10 कितना होता है, 38 गुना। तो आप अंदाज लगा लिए होंगे, क्या यह बल बेटा बहुत दुर्बल बल है। लेकिन सबसे बड़ा बल कौन सा है, सबसे बड़ा बल होता है नाभिकीय, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल सबसे प्रबल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। वेलकम, और आपको ये सब जो है बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसको आप पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। धन्यवाद बेटा, और बेस्ट ऑफ लक। अब आप बढ़िया से पढ़िए आराम से, और इसको नोट्स भी बना लीजिए बढ़िया से। और हम नया वीडियो आपको नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर एक नया वीडियो लाएंगे, बीमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होगी, नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें। ओके।